हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम डॉक्टर शालू। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहे हैं जिनसे क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और आई हैव ट्राइड कि जितने भी पॉसिबल सेक्शंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, या कोई बिल हो गया, किसी भी कल्चर हो गया, कोई भी ऐसी सेक्शन जो कि न्यूज़ में रही हो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो आपका जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर जेकेपीएसआई का एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम में आपको ये जो सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दिस विल बी द प्रैक्टिस सेट 1। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, हर 4 साल बाद होता है और रिसेंटली ये कंक्लूड हुआ था 2024 में। नेक्स्ट विल बी हेल्ड इन 2028। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 2024 में हुई थी ये ओलंपिक्स, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, कंट्रोवर्सी भी रही थी, तो ये कहाँ हेल्ड हुई थी? जापान, फ्रांस, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? सो इट वॉज हेल्ड इन फ्रांस। पेरिस में इसका आयोजन किया गया था इन फ्रांस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द WTO? तो WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी बिजनेसेस होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, WTO। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका टर्म जो है वो 2025 में खत्म होने वाला था, उन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट टर्म। आपको उनका नाम बताना है, एंटोनियो, नगोजी, मिखेल या बैन की मून। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगोजी। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवियाला ये पहली अफ्रीकन विमेन है जो WTO की डायरेक्टर जनरल बनी है, और ये इनका टर्म जो 2025 में खत्म होना था, इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है इस पोजीशन पे। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो ये हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ ह्यूमन, यूनाइटेड नेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which tech company launched its first quantum computer for public use? तो पहला क्वांटम कंप्यूटर एक टेक कंपनी ने लॉन्च किया है पब्लिक यूज के लिए। तो आपको उसका नाम बताना है, उस कंपनी का नाम बताना है। सो गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? सो करेक्ट आंसर है इसका गूगल। Google is a company which has launched its first quantum computer for public use. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country won the 2023 FIFA Women's World Cup? तो 2023 में FIFA Women's World Cup हुआ था। ये भी हर 4 साल इसका बाद इसका जो है गठन किया जाता है। पहली बार 91 में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सिमिलर टू मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसे 4 साल बाद इसका जो है ये वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाता है। तो रिसेंटली जो 2023 में कंक्लूड हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें कौन विजेता रहा, कौन सी कंट्री जो है विजेता रही, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूएसए, स्पेन, ब्राजील या इंग्लैंड? सो दैट इज स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है वो 2023 की चैंपियन रहे हैं फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के। Next question number 5 is which state recently launched the Bayou app based electric bike taxi service? तो इस तरह से जो नई स्कीम्स आई हैं, चाहे वो बजट में आई हों या कुछ नई एप्स आई हों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो न्यूज में रही। तो यहाँ पे बायू ऐप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बायू ऐप किस पर्टिकुलर आप एक तरह से कहें स्टेट ने लॉन्च किया है, और ये किस से रिलेटेड है ये ऐप? ये ऐप इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सी सर्विस से है। ठीक है, इस ऐप जैसे ओला, उबर, कैब के लिए जो एप्स होती हैं, सिमिलरली ये ऐप एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जो इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सी सर्विसेज है वो उसको आप अवेल कर सके। तो किस स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका इज द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड बायू ऐप based electric bike and taxi service. Okay. Next question is based on the scheme. तो क्या है ये? पूछ रहे हैं which one of the following statement is correct about निष्ठा, a government of India initiative?
तो निष्ठा इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि जो निष्ठा इनिशिएटिव है वो किस पे बेस्ड है। तो ऐसी तरह से ना जो स्कीम है, एक तो आपको ये जानना होता है कि वो जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप कोई स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जो बजट्स में आई हूँ, जो यहाँ बहुत न्यूज में रही हूँ। पहला आप जाने कि वो मिनिस्ट्री उसके कौन सी है, दूसरा आप जाने ये कौन सी टाइप की है, कि सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, तो उसकी आपको टाइप जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कंटेंट क्या है, कि वो किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर पर है, किसी आप एक तरह से कहें मल्टीपल मतलब डिफेंस रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर सेक्टर से वो रिलेटेड है, वो आपको जानना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हो गया आपको जानना, आपको उसकी टाइप जाननी होगी और वो किस चीज पर बेस्ड है। दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो फॉर एनी स्कीम। तो यहाँ पे आपको निष्ठा के बारे में पूछ रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन लप्सना फॉर सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो रिक्रूट होते हैं, जो आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए यू ऑल नो कि लप्सना जाते हैं। तो वहां पर उनकी एक नई ट्रेनिंग मॉड्यूल का नाम रखा गया है निष्ठा। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। दूसरी कहती है कि ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू रिक्रूट्स इन दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में जो नए रिक्रूट्स किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग का नाम है निष्ठा। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो हैं उनको जो नए एमपीज इलेक्ट हुए जाते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है या इनिशिएटिव लाया गया लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। सो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो निष्ठा जो है ना दैट इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल एजुकेशन को थोड़ा और ज्यादा आप एक तरह से कहें मॉडिफाई करने के लिए, टीचर्स को और ज्यादा आप एक तरह से कहें एनरिच्ड बनाने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है शुरुआत की गई है। यहाँ पर हर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो निष्ठा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म में आता है स्कूल हेड्स एंड टीचर्स आते हैं, तो आप जब फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो निष्ठा का क्या मतलब हुआ? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मकसद है इसका टीचिंग क्वालिटी को बढ़ाना और लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना। नेक्स्ट इज IR पे बेस्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, मल्टीलेटरल या बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको क्वाड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन क्वाड का मेंबर है, और इस तरह से जब पूछा जाता है ना तो या तो आपको ये आंसर मालूम है या नहीं, क्योंकि आप इसमें आप फिर गेस वर्क नहीं कर सकते। Either you know who are the member of this particular organization or you don't know। अब जैसे क्वाड में पूछा जा रहा है तो कौन कौन है इसके मेंबर? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। दीज आर द 4 कंट्रीज। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसे और थोड़ा सा एडवांस करने के लिए, उसके ट्रेड को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, उसको और थोड़ा सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए इन चारों कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन किया है, दैट इज क्वाड, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी कि अंतरिक्ष में क्रू मेंबर्स को भेजने की बात की जा रही है। पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है भारत का, उसका क्या नाम रखा गया? तो ये आप जो ऑप्शंस है उन्हें पढ़कर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे चंद्रयान है, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि चंद्रयान तो होगा जहां पर आप मून की स्टडी के लिए भेजा जा रहा हो जो स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पर तो स्पेस फ्लाइट की बात हो रही है ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। यहाँ कहीं मून का जिक्र नहीं है, तो चंद्रयान तो नहीं होगा, मंगलयान भी नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी प्लेनेट हियर, ठीक है। तो विक्रम तो लैंडर और रोवर की बात है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। गगनयान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गगन जो है आसमान को गगन कहा जाता है, तो आप यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो भारत का पहला लॉन्च होने वाला है, 2026 के अंत तक इसे लॉन्च करने की बात की जा रही है। 3 क्रू मेंबर्स को भेजने की बात की जा रही है इसमें, और उसका जो नाम है वो रखा गया है गगनयान।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टू एलिमिनेट लेप्रेसी? कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं उसे एलिमिनेट कर दिया गया है एक कंट्री के द्वारा। WHO ने डिक्लेयर किया है उस कंट्री को लेप्रेसी फ्री। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। 2024 में ही इस पर्टिकुलर कंट्री को लेप्रेसी फ्री जो है डिक्लेयर किया गया था। कौन सी है ये कंट्री? इंडिया, जॉर्डन, ब्राजील या चाइना? सो द करेक्ट आंसर इज जॉर्डन। ठीक है, इंडिया ने बहुत पहले से इसके लिए स्कीम लॉन्च की है, बट स्टिल वी हैव नॉट एलिमिनेटेड इट, वी हैव नॉट एबल टू एलिमिनेटेड इट, बट सबसे पहली कंट्री बन गई है जॉर्डन विच हैज एलिमिनेटेड लेप्रेसी एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द WHO। और कब हुआ इनको डिक्लेयर, कब किया गया? 19 सितंबर 2024। तो रिसेंट बात है, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट न्यू नेम हैज बीन गिवन टू पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो होम मिनिस्टर जी ने, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया है एक नया नाम पोर्ट ब्लेयर का। रिसेंटली हुआ है ये भी। सो आपको बताना है क्या नया नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर जो हमारा अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है उसकी कैपिटल है, तो उसका नया नाम क्या रखा गया? नेताजीपुरम, श्री विजयपुरम, चोलानगर या फ्रीडम आइलैंड? सो इसका सही आंसर है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है वो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है। 13 सितंबर 2024 को इसे रिनेम किया गया एज श्री विजयपुरम। क्लियर, इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसेंट इंसिडेंट है और रीनेम किया गया है पोर्ट ब्लेयर को, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम अ स्पोर्ट्स कैटेगरी। विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट पैरालंपिक समर गेम्स? तो पैरालंपिक्स जैसे ओलंपिक्स होते हैं ना, वैसे ही स्पेशली एबल्ड पर्संस के लिए भी ओलंपिक्स जो है उनका आप एक तरह से कहीं आयोजन किया जाता है, उसे पैरालंपिक्स कहते हैं। ठीक है, पैरालंपिक्स फॉर द स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो रिसेंटली जब 2024 में समर ओलंपिक्स हुए तो वहां पे पैरालंपिक्स भी हुए एट द सेम प्लेस, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस में। तो अब जो नेक्स्ट होने वाले हैं ओलंपिक्स, उनके साथ ही पैरालंपिक्स भी होंगे। आपको पूछा जा रहा है कि 2028 में वो कहां पर होंगे, किस कंट्री में होंगे? टोक्यो, लंदन, लॉस एंजलिस या रियो डी जेनेरियो? सो इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस। तो 2028 में जो पैरालंपिक्स होंगे दैट विल बी इन लॉस एंजलिस। और 2024 में कहां हुए थे? दैट इज इन पेरिस, फ्रांस। क्लियर? चलिए ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन एंड 2024? तो लास्ट 2024 में जो इनोवेशन इंडेक्स रहा है, रिसर्च टेक की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भारत का क्या रैंक रहा है? ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, वीपो। ठीक है, ये जो है इसे रिलीज करती हैं, हर साल इसका रिलीज होता है। 133 अराउंड 132 से 33 कंट्रीज जो होती हैं जिनकी रैंकिंग की जाती है बेस्ड ऑन देयर रिसर्च, टेक एक्सेट्रा। तो भारत का क्या रैंक रहा है 2024 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है, रैंकिंग है या इंडेक्स है, यू कैन से। 28th, 39th, 40th या 45th। तो 2024 की अगर हम बात करें, जब भी कोई इंडेक्सेस आप पढ़ रहे हो ना, या इंडेक्स में आप भारत की रैंकिंग पढ़ रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट 2 ईयर्स की पढ़े। ठीक है, जो लास्ट 2 ईयर्स रहते हैं ना, उनकी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, 2 सालों की। ठीक है, जैसे 2024 का भी आपको पता हो और 2023 का भी। अगर आप 2025 के एंडिंग तक कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यू नीड टू नो अबाउट 2025 रैंकिंग एंड 2024 रैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ 2024 की बात की जा रही है। 2024 में भारत का रैंक था 39th। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, दैट इज 2023 की अगर हम बात करें, तो भारत का रैंक था 40th। तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 39th पे आ गए हैं हम। ठीक है, तो 2024 में हमारा क्या रैंक है? 39th है। और 2023 की अगर हम बात करें तो दैट वाज 40th। ठीक है, तो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। क्लियर हो गया? 132 इकोनॉमीज जो हैं इसमें रैंक की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जस्ट अ सेक, ओके। The Election Commission of India launched which app to facilitate easier voting for person above 85 years and PWD, that is person with disabilities with 40%। ओके, तो रिसेंटली बहुत इलेक्शंस हुए हैं। JNK में इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जनरल इलेक्शंस भी 2024 में हुए थे, कंडक्ट कराए गए थे। और अभी तो दिल्ली में जो है इलेक्शंस चल रहे हैं। ओके, सो इलेक्शंस जब इतना फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना भी जो है आप एक तरह से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप को लॉन्च किया था ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है या जो एल्डरली पीपल है उनके लिए वोटिंग करना ईजी हो जाए,
जाए, आपको उस ऐप का नाम बताना है। मदद, संकल्प, सक्षम या कवच। तो सक्षम ऐप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये पर्टिकुलर ऐप लॉन्च की गई थी उन सब वोटर्स के लिए जो 85 ईयर्स से अबव है या जिनके पास 40% की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। पोलिंग स्टेशन पे जो है वॉलंटियर्स, व्हीलचेयर, इन सब का जो है फैसिलिटेशन जो है उनके लिए बनाई गई थी ताकि वो इजिली वोट दे सके, और एसेसिबिलिटी को एनहांस करने के लिए इस ऐप को जो है बनाया गया था। ठीक है, ताकि हर एक इंसान अपने जो राइट टू वोट है उसका इस्तेमाल कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज गॉट अप्रूवल फॉर द फर्स्ट एवर ऑल विमेन बटालियन। तो पहली बार जो चीज होती है ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार कोई विमेन को अवार्ड मिला, पहली बार कोई विमेन बटालियन बनी, पहली बार कोई स्पेसिफिक इन्वेंशन किया गया, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना फर्स्ट एवर, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली बार विमेन बटालियन जो है उसको अप्रूवल मिला है किस पैरामिलिट्री फोर्स में, ये आपको बताना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल दैट इज एसएसबी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज बीएसएफ। तो करेक्ट आंसर है इसका सीआईएसएफ। तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है सीएसएफ को, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां पर क्रिएट करने के लिए ऑल विमेन बटालियन। ठीक है, और तो यहाँ पे अराउंड 1000 पर्सनल्स जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे और सीनियर कमांडेंट द्वारा इसे लीड किया जाएगा और सीएसएफ के अंदर ही इसे एग्जिस्ट किया जाएगा। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो सीएसएफ में टोटल 12 रिजर्व बटालियन है जिसमें जो विमेन्स की परसेंटेज है दैट इज अबाउट 7%। ठीक है, और इस पर्टिकुलर बटालियन को क्रिएट करने का मेन मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा विमेन को एनकरेजमेंट मिले ताकि वो फोर्स में जो है पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा करें, विमेन के रिप्रेजेंटेशन जो है फोर्स में वो बढ़े। बात करें सीएसएफ की तो 1969 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और काउंटर टेररिज्म के लिए टू न्यूक्लियर, एरोस्पेस, प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज वगैरह में इनका जो है उपयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर का मतलब हुआ ऐसी जगह जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो। तो भारत के दक्षिण भारत में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चेन्नई, कोयम्बटूर, हुबली या सलेम। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है दैट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दैट इज कानपुर। ठीक है, कानपुर जो है हमारा वो नॉर्थ इंडिया का आपका वो बन जाता है मैनचेस्टर, क्योंकि वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो जाना जाता है। ठीक है, कानपुर। और साउथ इंडिया का हो गया हमारा कोयम्बटूर। ठीक है, हियर यू कैन सी कोयम्बटूर इज अ हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी विद टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, healthcare and education industry, so it is called Manchester of South India. Similarly, if we look toward the North India, to Kanpur, which is one of the North India's main commercial and industrial center, is Manchester of Uttar Pradesh. साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ली पेंटिंग्स इज द फोक पेंटिंग ऑफ डैश स्टेट ऑफ इंडिया। वर्ली पेंटिंग एक लोकल पेंटिंग्स का नाम है, किस राज्य से ये संबंधित है ये आपको बताना है। मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटका या महाराष्ट्र। सो वर्ली पेंटिंग्स जो है ना, वर्ली पेंटिंग्स रिलेटेड टू महाराष्ट्र। ये फोक पेंटिंग्स है, लोकल पॉपुलेशन, लोकल विमेन्स जो है इसे क्रिएट करते हैं घरों के डेकोरेशंस वगैरह के लिए। सो दैट इज महाराष्ट्र से रिलेटेड है वर्ली पेंटिंग। Geography से related question, which of the following is a mountain pass in the Pir Panjal range that connects the Kashmir Valley in UT of Jammu and Kashmir with outer Himalayas? तो जब हमने जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने इसे डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कश्मीर को आउटर हिमालयाज के साथ जो पास जोड़ता है उस पास का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो पीर पंजाल रेंज से होकर जाता है। माना पास, बनिहाल पास, बारालच्छा पास, जोजिला पास। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोजिला पास।
Next is which of the following states does not receive a rainfall from the southwest monsoon? You all know कि भारत में जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है ना, भारत का जो मैक्सिमम रेनफॉल है दैट इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल की और एक अरेबियन सी की. ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम जो है वो रेनफॉल रिसीव की जाती है. बट एक स्टेट ऐसी है जो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव नहीं करती है, क्योंकि इट फॉल्स अंडर द, यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स है, तो वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है. तो इसीलिए वहां पर साउथ वेस्ट मानसून जब यहाँ पे टकराते हैं तो सारी बारिश यहाँ पर हो जाती है और बाद में जो हवाएं हैं वो खुश्क होके दूसरी तरफ निकलती हैं, तो वहां पे बारिश नहीं होती. तो आपको स्टेट का नाम बताना है, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका या तमिलनाडु. सो दैट इज तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु है जो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव नहीं करता. Which of the following countries will host the FIFA World Cup in 2026? तो 2026 में FIFA वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपसे पूछ रही हैं. इंडिया एंड श्रीलंका, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका या ब्राजील. सो करेक्ट आंसर इज यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको. यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर. Next question is which of the following is the autobiography of Dr. Manmohan Singh, the ex-Prime Minister of India? सो रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे मनमोहन सिंह हैं उनका देहांत हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है. मनमोहन सिंह द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज चेंजिंग इंडिया. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग इंडिया. नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो बीएसएफ में पार्लियामेंट्री फोर्स है जो, उसमें पहली विमेन स्नाइपर बनी है, उनका नाम आपको बताना है. शैलिजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा या सुमन कुमारी. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमन कुमारी. ठीक है, सुमन कुमारी पहली बीएसएफ में विमेन स्नाइपर बनी है. उनकी रिसेंटली जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश में. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इन 2024? तो दुनिया की पहली कंट्री बनी है जिसने अपनी 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है. आपको उस कंट्री का नाम बताना है. यूएसए, जापान, चाइना या कोरिया. तो करेक्ट आंसर है चाइना. चाइना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री विच हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट. हु इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कौन है? प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है. एनवी रमना, संजीव खन्ना, रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़. तो करेक्ट आंसर है संजीव खन्ना. संजीव खन्ना जी प्रेजेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इनसे प्रीवियसली हमारे चीफ जस्टिस कौन थे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर जी माधवन नायर. सो करेक्ट आंसर इसका है डॉक्टर वी नारायणन. इससे पहले डॉक्टर एस सोमनाथ जो थे वो चेयरमैन थे इसरो के. प्रेजेंटली डॉक्टर वी नारायणन इज द चेयरमैन ऑफ इसरो. दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जीके से और करंट अफेयर्स से रिलेटेड उन्हें डिस्कस किया है. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो डू लाइक इट एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो मैं ऐसे और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगी ताकि आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिले. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. Thank you very much. Take care and keep working hard.